हेलो दोस्तों, आज स्टेट ऑफ मैटर का दूसरा वीडियो है ये। इसको देखिएगा। इसमें केवल दो टॉपिक का हम लोग बात करेंगे, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, जो पहला वाला वीडियो था उसने देखा होगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट क्या होते हैं। जो ठोस, द्रव और गैस अगर ढंग से समझ में आ गया होगा तो ये बहुत ही इजी है। अब तो इस पे क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो अगर एक कन्वर्जन देखा जाए कि कोई सॉलिड चीज है, अब इस सॉलिड को अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो क्या होता है। पहले हम बात करेंगे किसका, प्लाज्मा स्टेट की। ठीक है, प्लाज्मा की बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या है। एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में कि प्लाज्मा, लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले कंडीशन को प्लाज्मा स्टेट समझ ले रहे हैं कि जो लोग बहुत सारा सिचुएशन में हम लोग ये पढ़ते चले आते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो एक कनेक्टिंग लिंक है, ना वो पूरा सॉलिड है ना पूरा लिक्विड है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। नहीं, ये पूरा रॉन्ग है। ठीक है, प्लाज्मा वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं प्लाज्मा स्टेट, ये पूरे पदार्थ की एक चौथी अवस्था है और ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो कुल पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? लगभग 21 अवस्था का खोज हो चुका है कि पदार्थ की, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे पदार्थ की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, लेकिन लगभग 21 स्टेट होते हैं किसी भी मैटर के। उसमें से हम 5 पढ़ते हैं जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट जो होता है, अब अगर सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और अगर लिक्विड स्टेट का भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, वो गैस स्टेट में आ जाएगा। गैस बनने से पहले वो वाष्प के कंडीशन में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपर फॉर्म कहा जाता है, उसका वेपराइजेशन होगा। और वेपर्स अगर और ज्यादा हीट कर दिया जाएगा तो ये गैस के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, ये तो गर्म। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम सॉलिड के रेस्पेक्ट में बोले तो गर्म से गर्म मतलब हॉटेस्ट मैटर अगर है तो गैस के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इस जगह पर जब हम पहुंचते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज्यादा हो जाती है इसके कंपैरिजन में, इस सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। अब काइनेटिक एनर्जी का बढ़ जाना, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक, गतिज ऊर्जा का मान गैसों में ज्यादा होता है। अब सोचिए अगर गैस का भी टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया जाए, गैस को भी आप गर्म करें तो क्या होगा। अगर आप गैस को गर्म करते हैं तब आपको प्राप्त होता है क्या, प्लाज्मा स्टेट। इसी को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। मतलब कि अगर हम डिफाइन करें कि प्लाज्मा स्टेट है क्या, तो क्या होता है, आयनित गैसों को, सीधा एक शब्द में आप बोल सकते हैं कि जो आयनित गैसें होती हैं, इन आयनित गैसों को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। आयनित गैसों को प्लाज्मा मतलब कोई गैस है, उस गैस का टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जाए कि वो गैस आयनित हो जाए तो वो आयनित गैस क्या होती है, प्लाज्मा होती है। अब आयनित गैस से हम क्या समझते हैं, आयनित गैस क्या होता है, कोई भी गैस है, गैस ऑक्सीजन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, कोई भी गैस है, इस गैस को आयनित करना है। तो आयनित करने का मतलब कि इस गैस से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा तो जो भी, जिस भी कंडीशन में ये बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब ये जो अवस्था बना इसका, ये आयनित अवस्था हो गया। तो किसी भी परमाणु से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो परमाणु आयनित हो जाता है। इसी तरह किसी भी गैस से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो गैस आयनित हो जाता है। ठीक है, गैस को आयनित करने का, इस गैस को अगर आपको आयनित करना है तो क्या क्या कंडीशन इसके ऊपर लगता है। इस गैस को आयनित करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इस गैस को आयनित करने के लिए जो आयनित कंडीशन में गैस है उसका घनत्व कितना होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये सारा चीज एक प्रभाव है जो हम लोग एक कंडीशन देकर स्टडी करते हैं। ठीक है,
अब अभी हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का। उससे पहले ये जो जब ये गैस आयनित हो जाती है तो इसी आयनित गैस को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है या प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है। जब आप वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके ऊपर सबसे ऊपर जब जाते हैं जहां आपको आयन मंडल, जिसका नाम है आयन मंडल, आयनोस्फीयर का जहां बात करते हैं, आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहा गया? आयन मंडल को आयन मंडल इसलिए कहते हैं कि वहां का तापमान इतना होता है कि जो वहां पर गैसें होती हैं वो आयनित की अवस्था में होती है, इसलिए उसे आयन मंडल कहा गया। तो अगर हम प्लाज्मा अवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो हमारा क्या है, जो है आयन मंडल है। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ बात करें, इसका खोज आज बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे दावा करते हैं कि इसको मैंने खोजा या इसका एग्जाम्पल या अब ये बुकों में आने लगा, लेकिन इसकी खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी। जब इलेक्ट्रॉन का स्टडी हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो आपने इलेक्ट्रॉन के खोज में एक थ्योरी पढ़ा होगा, विलियम क्रूक्स की थ्योरी। विलियम क्रूक्स ने क्या किया था कि एक जो है डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और उस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड और एनोड लगाया था। कैथोड लगाया था मतलब यहां पर कुछ प्लेटें लगाई थी और यहां पर जो उन्होंने क्या किया था, इसे हाई वोल्ट करंट से जोड़ दिया था। लगभग कितना 10,000 वोल्ट का करंट था यहां पर। ठीक। इसका प्रेशर जो था वो प्रेशर लगभग बहुत ज्यादा कम कर दिया गया था, 0.001 mmHg लगभग था। उसके बाद उन्होंने देखा था कि यहाँ ये कैथोड जो था, कैथोड से एक रेस निकलती है और ये रेस जाकर यहाँ पर इस दीवार पर टकराती है तो ये फ्लोरोसेंट दीवार होती है, चमक उत्पन्न होने लगती है। और इसी कैथोड रेस का खोज सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने किया। फिर जे थॉमसन ने उसको इलेक्ट्रॉन टर्म दिया कि वो इलेक्ट्रॉन्स के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसका स्टडी किए थे तो ये पता चलता है इसमें कुछ गैसें भरी होती हैं, और जो गैसें होती हैं जब इसको हाई वोल्ट करंट दिया जाता है तो ये जो गैसें होती हैं उस ज्यादा तापमान बढ़ने के कारण यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इन गैसों के वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये गैस आयनित हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले थे वही इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ टकराते हैं कैथोड किरण के रूप में, और यहाँ पर जो आयनित गैस हो जाती है, ये आयनित गैस ही क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। तो सबसे पहला रूप जो मिला था प्लाज्मा अवस्था का, यहां से मिला था। प्लाज्मा अवस्था का मतलब गर्म से भी गर्म, मतलब अगर किसी गर्म चीज का हम अनुभव करते हैं तो अगर सबसे ज्यादा कोई चीज हॉटेस्ट है वो प्लाज्मा स्टेट, मतलब जितने प्लाज्मा का उदाहरण अगर हम देखें तो बोल सकते हो आप सन, सूरज, जितने भी स्टार्स हैं, जितने तारे हैं, सब प्लाज्मा पदार्थ से ही बने होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो प्लाज्मा का ये सबसे बड़ा। अब प्लाज्मा का उदाहरण आता है, पहला उदाहरण अगर आप प्लाज्मा का देखें कि प्लाज्मा का उदाहरण, तो सबसे पहले क्या होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है चमकने वाली जो नली होती है, जिस तरह से ट्यूबलाइट वगैरह जो बनता है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब में आता है, तो वो प्लाज्मा स्टेट का बेस्ट एग्जांपल होता है। इसी तरह से CFL जो हम लोग जलाते हैं बल्ब, या इसी तरह से ग्लोइंग बल्ब। ग्लोइंग बल्ब मतलब जलता हुआ बल्ब। बल्ब जो अगर बल्ब जलते हुए कंडीशन में है तो आप उसके अंदर की जो पदार्थ की अगर जो है अनुमान लगाएं तो क्या होगा, प्लाज्मा अवस्था में होगा। CFL का पूरा नाम क्या होता है, इसको कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लाइट कहते हैं, कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट बल्ब या लाइट कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से इसका एग्जांपल सन, इसका एग्जांपल स्टार, जितने भी स्टार हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, किसी एग्जाम में पूछा गया था, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जाम का नाम, अरोरा बोरेलिस। अरोरा बोरेलिस, अरोरा बोरेलिस। अरोरा बोरेलिस एक प्रकार का प्रकाश किरण होता है, विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश किरण होता है, जो क्या करता है, अलग अलग रंगों के लाइट को जनरेट करता है। तो अलग अलग रंगों वाला जो प्रकाश किरण होता है उसे कहा जाता है अरोरा बोरेलिस।
तो अरोरा बोरेलिस भी क्या है, प्लाज्मा का एक उदाहरण है। आप देखते थे जब टीवी स्टार्ट होती थी पहले, अब तो डायरेक्ट चैनल बदलने पे सब कुछ आ जाता है, एंटीना वाली जो टीवी थी तो वो स्टार्ट होने से पहले उसका जो स्क्रीन था उसमें झिलमिलाहट होने लगती थी, तो वो जो झिलमिलाहट होती थी वो भी प्लाज्मा अवस्था का ही एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल बनते हैं। प्लाज्मा स्टेट में किसी पदार्थ को लाने के लिए उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग 10,000 से 15,000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 से 15,000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर। और अगर करंट पूछा जाएगा तो 10,000 वोल्ट लगभग करंट देने पर ही किसी गैस को हम प्लाज्मा स्टेट में बदल सकते हैं। तो 10,000 से 15,000 डिग्री सेल्सियस तापमान देने पर कोई भी गैस आपका प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। लगभग दुनिया का पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करें तो 99% ब्रह्मांड का जो भाग है वो प्लाज्मा नामक पदार्थ से या प्लाज्मा नामक द्रव्य से बना हुआ है। द्रव की जो अवस्था ब्रह्मांड में है वो लगभग 99% आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा का ऊर्जा की अगर बात करें तो हाई एनर्जेटिक स्टेट होता है, मतलब सबसे लो एनर्जेटिक कंडीशन माने वो अलग है और सबसे हाई एनर्जेटिक कंडीशन माने वो अलग है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा अवस्था में अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की, तो बहुत ज्यादा फोटानीय ऊर्जा के रूप में आ जाता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जेबल होता है, ठीक है। इसका अच्छे से स्टडी अगर बहुत गहन अध्ययन करना होता है तो हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें इसको अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा अवस्था के बारे में इतना जो है था कि प्लाज्मा का खोज अगर देखा जाए सबसे पहले तो विलियम क्रूक्स के प्रयोगों से पता चला था। टेम्परेचर इतना होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, CFL है, ग्लोइंग बल्ब है, सन है, स्टार्स हैं और अरोरा बोरेलिस है। इस तरह से ये पदार्थ होते हैं जो क्या बताते हैं, प्लाज्मा अवस्था को। इसी तरह से दूसरा टॉपिक आपका आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसमें दो वैज्ञानिक हैं, एक आपके सत्येंद्र बोस हैं। अगर हम बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की तो इसमें एक वैज्ञानिक हैं बोस, सत्येंद्र बोस, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, और एक वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन इनको आप सारे लोग जानते हो। कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, संघनन। संघनन का मतलब होता है चीजों का जुड़ जाना। जैसे संघनन क्या करवाते थे कि जब किसी भी द्रव को आप जो है जलाते हैं, गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, और वाष्प बन के उसको फिर से ठंडा किया जाए तो द्रव में बदल जाता है, उसी को कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। तो संघनन अवस्था मतलब कि छोटी छोटी चीजें अगर मिल जाए, बड़ी हो जाए, तो उसे कहा जाता है कि ये संघनित हो गया है, ठीक है। तो संघनन यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, संघनन, कंडेंसेट हो जाना, और बोस आइंस्टीन के नाम पर इसे बताया गया। इसका प्रयोग जो किया गया 1920 में, इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया। अच्छा, जो प्रयोग हम क्यों कह रहे हैं, जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये नेचुरल में आप नहीं देख सकते हैं। नेचर में कहाँ पाया जा रहा है आप नहीं देख पाएंगे ना, अभी तक खोजा गया, केवल इसको हम लैब में बना सकते हैं। एक हाइपोथेसिस है ये, इसे मैनमेड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है मनुष्य के द्वारा, नेचुरल कंडीशन में पाना बड़ा दुर्लभ होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसका खोज 1920 में बोस और आइंस्टाइन ने किया। उसके बाद में सन 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पारमाणिक रूप से इसको जो बताया गया वो थे एरिक ए कार्नेल, तीन वैज्ञानिक थे। कार्नेल थे, वोल्फगन कॉर्डली थे, वोल्फगन, पूरा नाम लिख लीजिए, वोल्फगन कार्डली थे, और एक साइंटिस्ट और थे कार्ल वीमन। इन तीनों लोगों ने इनके प्रयोगों को दोहराया सन 2001 में और खोजा। इन्होंने केवल एक सोचा था, हाइपोथेसिस किया था दोनों लोगों ने मिलकर, लेकिन इसको जो प्रैक्टिकली देखा गया वो 2001 में देखा गया इन वैज्ञानिकों के द्वारा, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट
के संदर्भ में हम नोबेल प्राइज किसे मिला था, तो इन्हीं दो वैज्ञानिकों को एसोसिएट बता दिया जाता है। लेकिन नहीं, इन लोगों ने केवल इसका हाइपोथेसिस दिया था, परिकल्पना किया था, और उसको जो वास्तविक रूप दिया, जो खोजा, वो 3 वैज्ञानिक थे, तो इनको एक साथ में नोबेल प्राइज दिया गया 2001 के कार्यों के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या। जस्ट अपोजिट, प्लाज्मा का पूरा उल्टा, कि अगर आप यहां पर मान लीजिए कोई गैस है, इस गैस का जो टेम्परेचर है बहुत कम कर दिया आपने, तो गैस से क्या बन जाएगा, वेपर्ड फॉर्म में आ जाएगा। वेपर्ड का भी आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर आप सॉलिड फॉर्म में टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, अगर किसी सॉलिड का भी टेम्परेचर बहुत कम कर दो, और बहुत कम क्या मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर कर दो, या जो है -273 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कर दो, या मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप तक ले आओ। परम ताप, किसी भी ठोस पदार्थ का तापमान इतना घटा दीजिए कि उसका तापमान परम ताप हो जाए। आपका फ्रिज 4 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, 0 डिग्री सेल्सियस आते आते जो लिक्विड है वो सॉलिड में बदलने लगता है। किसी भी पदार्थ का अगर टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया जाए, मतलब तापमान ही एक ऐसा यूनिट है जिसका जो रेशियो है वो इनिशिएशन पॉइंट 0 से नहीं स्टार्ट होता है, उसका 0 जो होता है, मतलब अगर हम केल्विन की बात करें और डिग्री सेल्सियस की, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस की जब भी बात किया जाता है तो ये -273 केल्विन के बराबर होता है, जो परमताप होता है। तो 0 सेल्सियस की बात करेंगे, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं -273 केल्विन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस या केल्विन इतना अगर टेम्परेचर कर दिया जाए तो ये ठोस क्या होगा। कभी आपने सोचा, अगर फ्रीजर में आपने बर्फ को रख दिया और ठंडा करते करते चले जाओ, बहुत ज्यादा ठंडा, तो एक अवस्था आएगा वो गायब हो जाएगा, मतलब वो सॉलिड चीज, वो चाहे वो आपका आइस का कोई पार्ट हो या कोई सॉलिड हो, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, आपको दिखना बंद कर देगा, मतलब वो एनर्जिबल फॉर्म में आ गया। एनर्जिबल फॉर्म में आने का मतलब क्या हुआ, कंडेंस हो जाना। मतलब अब इतने तापमान पर ये सॉलिड जो चेंज होता है वही होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और या इसी को कहा जाता है सुपर मॉलिक्यूल भी इसको बोलते हैं, इसे सुपर मॉलिक्यूल कहा जाता है, या इसी को सुपर एटम भी कहा जाता है, ठीक, या इसी को सुपर मैटर, या कोई पदार्थ है सुपर मॉलिक्यूल या सुपर एटम के नाम से ज्यादा एक फेमस क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सुपर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, सुपर मॉलिक्यूल या सुपर एटम, ठीक है, उसी को ये कहा जाता है। जैसे इसमें अगर हम बात करें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का, तो इसमें एनर्जी जो इनका होता है, जैसे जब गैस स्टेट था तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा था। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब कंपन बहुत ज्यादा होता है परमाणुओं या अणुओं के बीच में, जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन इधर उधर जो है गति करने लगते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम बात करें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पर, तो इतना ठंडा हो गया ये कि ये जो काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा था, वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लगभग ना के बराबर होता है। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी हम क्या कहते हैं, लगभग शून्य हो जाता है। और किसी भी चीज का काइनेटिक एनर्जी कभी शून्य नहीं होता है। अगर आप ऐसे चीजों में देखिए, कोई ठोस है तो आपको ये पता होगा ठोस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक निश्चित दूरी पर होते हैं। इस जैसे मान लीजिए प्लाई माइका है, बोर्ड है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अणु जो है निश्चित दूरी पर एक दूसरे से ऐसे लगे हुए हैं, और इनके बीच में जो जगह है, इस जगह को क्या कहा जाता है, अंतरा अणु का स्थान। तो अंतरा अणु का स्थान, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, ये एक निश्चित बना रहता है, और इसी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने जगह पे कंपन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का, तो ये इतना ठंडा करने पर किसी भी ठोस को इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बिल्कुल गायब हो जाता है। मतलब जब अब आप सोचो कि यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन है कि ये ठोस अवस्था था, जिनके बीच में क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बना रहा था। अब इसको इतना ठंडा किया गया
कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गायब होने का मतलब क्या कि ये दूरी बिल्कुल खत्म हो गई। और खत्म होने का मतलब क्या कि ये 6 अणु अगर आपको दिख रहे हैं तो 6 क्या हो जाएंगे, एक साथ में ये बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और एक साथ में इस तरह से जुड़ेंगे कि ये देखने में लगेगा केवल एक ही है, क्योंकि यहाँ पर इस डिस्टेंस के कारण, इस दूरी के कारण इसमें विभिन्नता है और ऐसा लगता है कि 6 अणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये चीज अगर खत्म कर दिया जाए, ये दूरी बिल्कुल खत्म हो जाए, इसके बीच में फिनिश कर दे, मतलब रेडियस 0 हो जाए, तो ये सब एक साथ मिल जाएंगे। और सब एक साथ मिलने के बाद में ये 6 मिलकर एक बड़ा सा परमाणु बना लेते हैं। तो अगर ये अणु था तो अब इसे क्या कहा जाएगा, अगर ये मॉलिक्यूल है तो सुपर मॉलिक्यूल हो गया, अगर ये परमाणु है तो ये सुपर परमाणु मतलब सुपर एटम बन गया। 6 मैंने केवल 6 की बात की है, हजारों करोड़ों अरबों अनकाउंटेड मॉलिक्यूल या एटम इस तरह इस सिचुएशन पे आकर ऐसे बन जाते हैं। अब सोचिए, थिंकिंग कीजिए कि दुनिया का कोई भी पदार्थ ऐसा है वो शून्य में समाहित हो जाता है। इस बोर्ड की अगर आप बात करो तो इसमें अगर इसका सारा अंतरण अवकाश को खत्म कर दिया जाए तो ये मतलब आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल बन जाएगा। और एक ही मॉलिक्यूल बनने का मतलब कि ये शून्य हो गया, और शून्य होने का मतलब इसका द्रव्यमान एक पॉइंट में जाकर समाहित हो गया, पूरा द्रव्यमान। और ये किसने समझाया था, ये थ्योरी आती है किसकी, ब्लैक होल की थ्योरी है ये किसने समझाया, स्टीफन हॉकिंस ने बताया था इस चीज को। ब्लैक होल में क्या होता है, अगर किसी चीज को डाला जाए तो उसका जितना भी द्रव्यमान है, कितना भी बड़ा अर्थ जैसे बड़े बड़े पिंड को अगर डाल दिया जाए तो एक सुई के नोक इतने जगह में पूरा समाहित हो जाता है। क्यों, कि उसके बीच की जितनी दूरी मतलब डिस्टेंस नाम का चीज खत्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी खत्म होना, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस खत्म होना, इसका मतलब कि सारी चीजें एक दूसरे से सिमट गई। और सिमटते इतनी मतलब हमारे आपके बीच की दूरी की तो बात ही खत्म कर दीजिए, इतने जल्दी से एक दूसरे के, जब अणु अणु परमाणु परमाणु के बीच में, इसके बीच में जो दूरी है, हमारे कोशिकाओं के बीच में जो दूरी है, इस मार्कर के अणुओं के बीच में जो दूरी है वही खत्म हो जाती है। और ये पूरा एक ही अणु या एक ही मॉलिक्यूल में हमारा पूरा शरीर एक ही कोशिका जैसे चीजों में सिमट जाएगा। मतलब एक मिरेकल है कि आप गायब हो जाएंगे, आपको दिखेगा ही नहीं कि कहाँ गया आपका पूरा बॉडी। आई कांट इमेजिन, मतलब क्या बोल सकते हैं, कुछ थ्योरी है ही नहीं हमारे पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यही होता है कि किसी भी ठोस पदार्थ का अगर तापमान बिल्कुल 0 केल्विन कर दिया जाए, वैसे इम्पॉसिबल है ये चीज, पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता 0 केल्विन, मतलब 0 केल्विन का मतलब -273 केल्विन। तो -273 जाए या 0 केल्विन जाए, वो उसको जाने के लिए आपको यूनिवर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से हमें सुपर मॉलिक्यूल या सुपर एटम इस तरह से बनता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन अगर हम देखें तो लो डेंसिटी गैस कूल्ड, इसमें अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे लो डेंसिटी रहेगा जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। इसका अगर टेम्परेचर बात करें तो टेम्परेचर भी बिल्कुल लो क्या, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस लगभग 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो कितना आपका -273 केल्विन, -0 केल्विन होगा, 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस, इतना मतलब 0 तक टेम्परेचर आपका चला गया, 0 केल्विन पर चला गया। और 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस आपका चला गया। और आयतन तो खत्म ही हो जाएगा, मास द्रव्यमान बिल्कुल पॉइंटेड हो जाता है। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दो चीज पे क्वेश्चन पूछा गया, इसकी डेंसिटी बहुत कम बिल्कुल ना के बराबर, इसका टेम्परेचर बहुत कम बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अब इस सिचुएशन में जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है उसे सुपर मॉलिक्यूल या सुपर एटम या सुपर परमाणु कहा जाता है। इस इतने कंडीशन पर ये स्टार्ट कर देते हैं, उसको क्लम्पिंग कहा जाता है। क्लम्पिंग करना शुरू कर देते हैं। क्लम्पिंग का मतलब क्या हुआ, संघनन करना। इसी क्लम्पिंग को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। एक परमाणु दूसरे परमाणु से बिल्कुल जुड़ने लगा, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस खत्म हो गया, तो वो क्लम्पिंग करना यहां से स्टार्ट कर देता है। इसका एग्जांपल अगर बात करें, बहुत ज्यादा इसका एग्जांपल नहीं है,
कुछ वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल वो इसका एग्जाम्पल है, और कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ब्लैक होल अगर इमेजिन किया गया है तो बिल्कुल इसी बेस पे काम करता है, ठीक है। इसी तरह से आपका एटम लेजर बनाया गया है। एटम लेजर, परमाणुओं का लेजर। परमाणुओं के द्वारा मतलब एटम्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए अगर, तो उनके बीच का स्पेस ना रहे तो एक रेस के फॉर्म में चलने लगता है। वो कोई भी एटम हो तो वो लेजर बन जाता है, और उससे बहुत ही मतलब वेपन्स के फील्ड में उसका यूज किया जाता है। तो एटम लेजर बनाने के लिए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का यूज किया जा रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड क्या है? सुपर फ्लूइड का मतलब लिक्विड हीलियम की बात की जा रही है। लिक्विड हीलियम। अगर हीलियम गैस को क्या किया जाए, लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में लाया जाए, तो जो तरल हीलियम गैस होता है, ये तरल हीलियम गैस ही क्या होता है, वो क्लम्पिंग करके बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के फॉर्म में आ जाता है। तो इसका 3 एग्जांपल अच्छे से याद रखिएगा। एक तो सुपर फ्लूइड की बात की जाएगी, तो वो बात की जा रही है लिक्विड हीलियम की। अगर बात ये लेजर की बात की जाएगी तो एटम लेजर इससे बनाया जाता है वेपन्स के फॉर्म में, और जो है ब्लैक होल इसका एक नेचुरल एग्जांपल मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पदार्थ होती है, पदार्थ की लगभग 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्था में ठोस, द्रव, गैस और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और आपका एक इससे पहले जो आपने पढ़ा प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक दूसरे के विपरीत में होते हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बात करना होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें से बहुत ज्यादा हमें नहीं पूछा जाता, इसलिए हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे इस पे पूरा एक डिटेल में हम इस पे वीडियो आपको दे सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो किसी यूज का नहीं है। अगर आप एकेडमिक क्लास के लिए पढ़ना चाहें, उसमें यूज का या जानकारी के लिए आप पढ़ना चाहें, तो वो ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आप केमिस्ट्री का ही मेटल नॉन मेटल पर होगा, और ये जो है अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ सही है, आप कुछ समझ में आए, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ना भी अच्छा लग रहा है तब भी आप कमेंट करें, हम आपका वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वीडियो से क्या कर लेंगे। तो कमेंट जरूर करिए, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स को भी बताइएगा, ठीक। थैंक यू।